हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विकास और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने तीसरे पार्ट की। उत्तर प्रदेश का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम प्राचीनतम इतिहास पढ़ रहे थे। प्राचीनतम इतिहास में हमने प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ा, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा और आधुनिक काल को हम पढ़ रहे थे, जिसके हम दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं और तीसरे पार्ट में आज हम प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध धर्म है, जैसे गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य कौशल जनपद में क्या हुआ के रहने वाले गढ़ प्रमुख कौन थे इनके? शुद्धोधन। शाक्य गणराज्य के गढ़ प्रमुख कौन थे? शुद्धोधन। यानी कि जो बुद्ध के पिता थे वो कौन है? इनके गढ़ प्रमुख हैं। कौशल राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। प्रत्येक वर्ष में क्या करते थे? 4 माह का वर्षा काल यहीं बिताते थे। यानी कि 4 महीने साल में कहाँ बिताया करते थे बुद्ध? कहाँ बिताते थे? श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकू को इन्होंने क्या बनाया था? अपना शिष्य बनाया था। एक व्यापारी अनाथि पिंडक ने स्वर्ण मुद्राओं से खरीदकर एक विहार क्या दिया? इनमें दान में दे दिया इनको। एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने बुद्ध को पुब्बाराम नामक विहार दान में दिया। ठीक है, यानी कि जो गार्डन वगैरह होते हैं, इस तरह के बगीचे वगैरह उन्होंने क्या कर दिए? कुछ जगह रहने के लिए उनको आश्रम वगैरह के लिए दान में दे दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, प्राचीन काल में श्रावस्ती की आकृति कैसी होती थी? अर्धचंद्राकार थी। और कौशल राजा प्रसेनजित ने राजक राम और मल्लिका राम नामक विहार क्या कर दिए थे? दान में दिए थे। वत्सराज उदयन ने बुद्ध को घोषिताराम नामक विहार भेंट किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्तनम जो कि वाराणसी के मृगदाओं, उसमें इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये घटना किस नाम से जानी गई? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इन्होंने 5 ब्राह्मण कुमारों को ये उपदेश दिया था, कौंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, अशुचित और महानाम को। ठीक है, अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी कि इनकी मृत्यु कब हो गई? 483 बीसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती यानी कि गंडक नदी के तट पर स्थित कुशनारा या कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बुद्ध के जो अस्थि अवशेषों पर क्या करा गया है? 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिसमें से 4 कहाँ हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में ही हैं। बुद्ध के बारे में एक चीज़ बहुत खास है कि इन्होंने जन्म लिया पूर्णिमा के दिन, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ पूर्णिमा के दिन, और इनको जो मृत्यु हुई वो भी कब हुई? पूर्णिमा के दिन। इसीलिए साल में हम एक पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा घोषित कर दिया गया है। अब जो हमारे यूपी में स्तूप हैं इनके 4, उनके बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पर बुद्ध के क्या थे? अस्थियों के अवशेष पर क्या बना दिए गए? स्तूप बना दिए गए। सबसे पहले बात करते हैं, पहला स्तूप बनाया गया कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में, जो कि शाक्य गणराज्य ने बनवाया था। शाक्य शासकों ने, बुद्ध के पिता यहाँ के क्या थे? शासक हुआ करते थे। कुशीनगर में किसने बनवाया? मल्ल ने। रामग्राम में कोलिये ने। पाबा में मल्ल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रामग्राम की अगर हम बात करें, रामग्राम क्यों फेमस है? कि गोरखपुर का जो रामगढ़ ताल है, ठीक है, उस जगह को बोलते हैं। और कोलिय गणराज्य की ये राजधानी हुआ करता थे। और बुद्ध की पत्नी यशोधरा इसी की राजकुमारी थी। ठीक है, कहाँ की राजकुमारी थी? रामग्राम की। देवदह बुद्ध का क्या था? ननिहाल था। यानी कि बुद्ध की जो नंसार थी वो कहाँ की थी? देवदह की। महाराजगंज के नेपाल सीमा पर डूंडीवारी नगर पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाबा। पाबा जिसको फाजिल नगर साठियाओं कहते हैं। बुद्ध यहीं चुंदकर मार के घर भोजन कर बीमार हुए थे, जिसके बाद इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन्हीं के घर इन्होंने भोजन किया था, जिसके बाद ये बीमार हुए, और ऐसे बीमार हुए कि फिर इन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए यूपी में जैन धर्म का क्या स्टेटस रहा है। यूपी में जैन धर्म, जो प्रथम तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की, जिन्होंने इसकी स्थापना की, ऋषभदेव, वो अयोध्या के सूर्य वंश के से थे। इनके पुत्र भरत के नाम पर ही क्या, ऐसा लोग मानते हैं कि इनके पुत्र थे भरत, उनके नाम पर ही भारतवर्ष इसका नाम पड़ा है। ठीक है। कुल तीर्थंकर कितने हुए जैन धर्म में? 24 हुए। 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, वो काशी के नागवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 4 महत्वपूर्ण व्रत बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। 24वें तीर्थंकर महावीर पंच महाव्रत में इन्होंने ब्रह्मचर्य को भी शामिल कर लिया। यूपी में जैन धर्म के अगर केंद्रों की बात की जाए, कहाँ कहाँ इसके जैन धर्म के केंद्र थे, तो मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, काकंडी, रौनाही, यानी कि प्राचीन रत्नागिरी उसको रौनाही बोलते थे। ठीक है, यहाँ पर जैन धर्म के केंद्र थे। अब हम बात करते हैं कि यूपी में भागवत या वैष्णव या शैव धर्म का क्या रोल रहा है। ठीक है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि जोम्बोरस यानी कि यमुना। अब ये बात यहाँ ध्यान रखनी है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में यमुना नदी को क्या बोला है? उसने जोबोरस बोला है। ठीक है, क्या बोला है? जोबोरस। के तट पर निवासी सैरसेनोई वंश के लोग सूरसेन मथुरा में हेराक्लीज यानी कि वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। मेगास्थनीज ने इंडिका में भगवान कृष्ण को क्या कहा है? हेराक्लीज कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त, जो कि गाजीपुर में भीतरी अभिलेख है, में कृष्ण सारेगिल की पूजा के लिए गांव दान में देने का उल्लेख मिला है। गुप्त सम्राट जो था एक स्कंदगुप्त, इसने क्या करा था? गाजीपुर में भीतरी अभिलेख में ये बताया कि कृष्ण के लिए, कृष्ण की पूजा के लिए इन्होंने क्या किया था? गांव दान में दे दिया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में ये अभी जो 2023 में जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त काल में क्या हुआ था? भारत का प्रथम शिखर युक्त दशावतार मंदिर, प्रथम शिखर युक्त मंदिर पूछा जाए कौन सा है? दशावतार मंदिर। कहाँ है? देवगढ़, ललितपुर जिला में। क्या खासियत है? श्वेत सैया पर विराजमान विष्णु की सुंदर प्रतिमा है इसके अंदर। ठीक है, दशावतार शिखर युक्त मंदिर कहाँ है? देवगढ़, ललितपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी में भागवत वैष्णव धर्म के केंद्र कहाँ कहाँ थे? काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज। जो हमारे यूपी के क्या है, मोस्टली ज़्यादातर कहा जाए तो यही हमारे यूपी के पवित्र स्थान हैं: काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी काशी और मथुरा क्या थे? यूपी में शैव धर्म के मुख्य केंद्र थे। मेगास्थनीज ने क्या बताया कि मथुरा के लोग जो हैं वो डायनोसिस यानी कि शिव को क्या कहा मेगास्थनीज ने? डायनोसिस की पूजा करते थे। गोरखपुर में शैव धर्म के नाथ गोरख संप्रदाय की नींव पड़ी, जो आज भी हठ योग की अपनी विशिष्टता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूपी में मौर्य काल का क्या योग रहा है। ठीक है, तो मौर्य काल का जो काल है वो 323 बीसी से 185 बीसी तक रहा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनके पिता कोलीय गणराज्य के अंतर्गत रामग्राम गोरखपुर में इन्होंने मौर्य राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी क्या थी? पिपलीबन, जो कि गोरखपुर शहर आज को बोलते हैं, उसको क्या बोलते थे? पिपलीबन थी। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अब बात करते हैं यूपी में अशोक का क्या उल्लेख था। अशोक के जो अभिलेख थे, पांच अभिलेख, जो कि भाषा, प्राकृत, लिपि, ब्राह्मी, वो क्या कहाँ मिलते हैं? हमारे यूपी में मिलते हैं। ठीक है, इसके 5 अभिलेख कहाँ मिलते हैं? यूपी में। कौन कौन से? पहला अहरोरा यानी कि मिर्ज़ापुर वाला जो क्षेत्र है, इसमें लघु शिलालेख मिला। मेरठ जो कि वृद्ध स्तंभ लेख है, जिसको फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था? फिर दिल्ली ले गया। प्रयागराज से कौन? वृद्ध स्तंभ लेख मिला, जिसको अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर ने अपने अपने लेख प्रयाग स्तंभ लेख पर लिखाए थे। सारनाथ लघु स्तंभ लेख है, जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जहाँ से लिया गया है। कौशाम्बी जो कि लघु स्तंभ लेख है। ठीक है,
आपको ये ज़रूर याद रखना है कि मेरठ से कैसा लेख मिला है, वृद्ध स्तंभ लेख मिला है। मिर्ज़ापुर से कैसा मिला है, लघु शिलालेख मिला है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त का जो ताम्र अभिलेख है वो गोरखपुर के दक्षिणी भाग सोहगारा कौड़ीराम से मिला है। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी, प्राकृत थी। लिपि इसकी ब्राह्मी थी। अकाल के दौरान जनता के लिए 3 कोठर बनवाने का जो उल्लेख है वो इसी ताम्रपत्र अभिलेख पर हमको मिलता है। अशोक के अभिलेखों की खोज जो है 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने की। इसको पढ़ने में सफलता 1837 में लगभग 87 साल बाद जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अशोक ने क्या करा था, इसके बाद अशोक ने 87,000 स्तूपों का निर्माण कराया। सारनाथ में प्राप्त धमेक व चौखंडी स्तूप जो कि दोनों ईंट व रोड़ी से बनाए गए थे। ठीक है, इन स्तूप की क्या खासियत है, ये ईंट व रोड़ी से बनाए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि मौर्य शासन। मौर्य शासन प्रसिद्ध था अपने केंद्रीय प्रशासन के लिए, जिसमें 18 विभागों में विभक्त था जो कि तीर्थ के लिए थे। ठीक, जिनमें तीर्थों का भी उल्लेख मिलता है। और राजस्व विभाग की हम बात करें तो राजस्व विभाग को क्या बोलते थे, समाहर्ता। कोष विभाग को सन्निधाता। उद्योग विभाग को कार्मांतिक विभाग। और सम्राट की निजी सुरक्षा का जो अधिकारी था उसको क्या बोलते थे, अंतर्वशिक। तीर्थ के मुखिया को अमात्य कहा जाता था। वाणिज्य विभाग को वन्याध्यक्ष कहा जाता था। और मार्ग निर्माण व राजस्व अधिकारी को कहा गया था एग्रोनोमोई। और मुद्रा निरीक्षक को रूप दर्शक कहा गया था। रुपया का जो दर्शन करेगा क्या कहलाएगा, वो रूप दर्शक, यानी कि मुद्रा का दर्शन करने वाला। ठीक है, मौर्य। अब मौर्य काल जब खत्म हो गया तो मौर्योत्तर काल के बाद की बात करते हैं हम। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वृद्धदत्त, इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इसने क्या कर दिया, 185 ईस्वी में इसकी हत्या करके खुद को मगध का सम्राट बना दिया। ठीक है, शुंग वंश के प्रथम शासक की जानकारी जो हमें कहाँ से मिलती है, पुष्यमित्र शुंग की जानकारी है वो हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 यज्ञ कराए, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसमें पुरोहित पतंजलि महावंश, इसके जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ का मिला, कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम, यानी कि मालविकाग्निमित्रम में मिला है। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है, कालिदास की। क्या खासियत है मालविकाग्निमित्रम की कि मालविका और अग्निमित्र यानी कि जो पुष्यमित्र का पुत्र है, इसकी प्रणय कथा के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूनानी शासक डिमेट्रियस ने अपने सेनापति मिनांडर मिलिंद के साथ पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, परंतु पराजित होकर लौटा। और बाद में मिनांडर ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर साकल सियालकोट को राजधानी बनाकर क्या करने लगा, शासन करने लगा। हिंद यवन शासक के रूप में प्रसिद्ध हो इन्होंने ही भारत में पहली बार मानक स्वर्ण सिक्के यानी कि स्टेटर जारी किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश। अब देखिए शुंग वंश आपने पढ़ लिया। ठीक, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश पढ़ा। फिर कर्ण वंश में 4 राजा हुए जिन्होंने 45 वर्ष तक शासन किया। ठीक, 45 वर्ष तक शासन किया। इसमें 71 बीसी में भारत पर शकों का प्रथम आक्रमण हुआ। इसके 14 वर्ष बाद 57 बीसी में मालवा उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश वाला एरिया है उसको मालवा बोलते हैं, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराकर क्या कर दी थी, विक्रम संवत की शुरुआत की थी। 78 ईस्वी में शकों का दूसरा आक्रमण हुआ तथा विजय के पश्चात शक संवत की शुरुआत हुई। अब शक जीते तो शकों ने क्या किसकी शुरुआत करती, शक संवत की। और जब विक्रमादित्य जीते थे तो उन्होंने किसकी की, विक्रम संवत की शुरुआत की। ठीक है, इन्होंने मथुरा, पंजाब, उज्जैन और महाराष्ट्र में क्या किया था, शासन किया। किसने, शकों ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुषाण शासक। कुषाण शासक कनिष्क हमारे उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसने हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया। क्या क्या किया, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के के बारे में पूछा जाए किसने जारी किए, तो कनिष्क ने जारी किए। सिक्कों पर क्या था, बुद्ध और यूनानी, पारसी, वैदिक चित्र भी बने हुए थे। पारसी लोगों का भी उल्लेख था। ठीक है, कनिष्क ने क्या करा था, पुरुषपुर यानी कि जो आज का पेशावर है पाकिस्तान का,
यहाँ से शासन करते हुए मथुरा को क्या कर बनाया था, द्वितीय राजधानी बनाया था। पहली राजधानी कौन सी थी इसकी, पेशावर, ठीक है। और मथुरा को क्या बनाया, दूसरी राजधानी। इसी ने मथुरा में खरपल्लान और वाराणसी में बनस्पर, इन दोनों में क्या करा था, एक राज्यपाल की नियुक्ति की थी। कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी, तो कनिष्क के काल में हुई थी। जिस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। कुंडलवन में बौद्ध धर्म क्या हुआ, दो भागों में टूट गया, एक हीनयान और एक महायान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और भारत में मूर्ति बनाने की कला, दो प्रसिद्ध कलाएं थीं, मथुरा शैली और गांधार शैली की शुरुआत भी किसके काल में हुई थी, कनिष्क के काल में हुई, ठीक है। जो मथुरा शैली थी वो क्या थी, हमारी स्वदेशी थी, और गांधार शैली कहाँ की थी, यूनानी थी। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कहाँ किसने किया, तो इसी ने किया, मथुरा शैली में ही हुआ है, इसी के काल में हुआ था। अब हम बात करते हैं कि गुप्त काल कहाँ से कहाँ तक रहा, 319 से 550 बीसी तक रहा। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इसके काल में साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में अपार विकास हुआ था। वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसका चंद्रगुप्त था। 319 में इसने क्या किया, गुप्त संवत चलाया, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, ठीक है। सबसे पराक्रमी शासक जो था इस काल का, वो कौन था, समुद्रगुप्त था, जो कि भारत का नेपोलियन भी रहा। इसने प्रयाग स्तंभ यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, इसमें प्रयाग पर इसकी जीत का उल्लेख मिलता है, जो कि हरिसेन द्वारा रचित है, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया। समुद्रगुप्त का पुत्र हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने 375 से 415 तक शासन किया। भारत से शक शासन को क्या कर दिया, इसने समाप्त कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसकी विजय का विवरण दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ पर मिलता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की भी उपाधि धारण की, जिसने क्या किया, इसके नवरत्नों में कालिदास थे, और फायान जिसकी पुस्तक है फा क्योंकि, फायान भी किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की क्या खासियत है कि गुप्त वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक था। भीतरी स्तंभलेख जो कि गाजीपुर के सैदपुर तहसील में था, इसी के काल में था। हूणों का प्रथम आक्रमण, जिन्हें इसने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया। इसका हूणों का नेता उस समय कौन था, खुशनवाज, ठीक है। और भारत में शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में प्रारंभ हो गया, जिसके उदाहरण क्या मिलते हैं कि देवगढ़ का ललितपुर का दशावतार मंदिर, भीतर गांव का मंदिर जो कि ईंटों से निर्मित है, कहाँ है ये, कानपुर में है, ठीक है। इसके बाद पुष्यभूति वंश की स्थापना होती है। पुष्यभूति वंश जो कि 7वीं शताब्दी में है। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था पुष्यभूति वंश का, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर यानी कि हरियाणा, अंबाला, ठीक है। इसकी बहन थी राजश्री, इसका पति था मौखरी नरेश गृह वर्मा, जिसकी हत्या कर दी मालवा नरेश देवगुप्त ने, ठीक है। जिससे बदला लेने के लिए राज्यवर्धन इसका बड़ा भाई जाता है, जिसको भी क्या कर देते हैं, मार दिया जाता है। फिर हर्षवर्धन क्या करता है, हर्षवर्धन ने जाके देवगुप्त की हत्या की और कन्नौज पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और जिसको अपनी राजधानी बना लिया। हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरितम इसकी आत्मकथा है, जो कि बाणभट्ट ने लिखी। ह्वेन-सांग जो कि चीनी यात्री था, इसी के काल में आया और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। ह्वेन-सांग ने एक पुस्तक लिखी सीयू की, जिसमें भारत यात्रा का विवरण मिला, और भारत के लिए इसने इसमें किस शब्द का यूज किया, इंतु बोला। ह्वेन-सांग ने अपनी पुस्तक में भारत के लिए क्या बोला था, इंतु, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। प्रत्येक 5वें वर्ष ये क्या करता था, मोक्ष परिषद का आयोजन करता था, कहाँ, प्रयागराज में, ठीक है। बुद्ध के अतिरिक्त शिव और सूर्य की भी पूजा करता था। ह्वेन-सांग के अनुसार मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था, अपनी बुद्धता और नैतिक आचरण के लिए। कन्नौज समृद्ध महोदय श्री कहते थे, ठीक है। कन्नौज को क्या कहा जाता था, महोदय श्री। थानेश्वर अविचार क्रिया के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। हर्ष का जो साम्राज्य था वो कहाँ था, कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ कश्मीर से लेकर नर्मदा तक था, और इधर नेपाल से लेकर असम तक था। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रस्तुति में हर्ष को क्या कहा गया है, सकलोत्पथेश्वर यानी कि संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिदलीय संघर्ष यानी कि कन्नौज पर क्या, जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हर कोई कन्नौज पर कब्जा करने के लिए लड़ाई लड़ने लगा,
जिसके हर्ष की मृत्यु के बाद 8वीं शताब्दी के शुरू में कन्नौज पर यशोवर्मन का अधिकार था। फिर 8 से 10वीं सदी तक 200 वर्षों तक 3 राज्य कौन कौन से गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अंत में गुर्जर प्रतिहार जीते। और इस संघर्ष में भाग लेने वाले जो प्रमुख राजा थे उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 3 वंश की हमने बात की। पाल वंश, तो पाल वंश के धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल। गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिरभोज और महेंद्रपाल। राष्ट्रकूट के ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार का वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था वो था मिहिरभोज, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अभिलेख व सिक्कों पर उपाधि इसने आदिबरा उत्कीर्ण कराई। अरब यात्री जो सुलेमान था उसने बोला इसकी इतनी महान सेना थी, इसकी विशाल सेना को देखकर इसने कहा था कि ये इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु है। कौन? मिहिरभोज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गहलवाड़ या चंदेल वंश के बारे में। ठीक है, 1080 ईस्वी में इसकी संस्थापक कौन है? चंद्रदेव है। शक्तिशाली शासक एक ही हुआ था इसके, गोविंद चंद्र, जिन्होंने 1114 से 1154 तक अपना शासन किया। अपनी सीमा इन्होंने मगध बिहार से लेकर मालवा मध्य प्रदेश तक इन्होंने क्या की? विस्तारित की। युवराज रहते हुए गजनी शासक महमूद तृतीय को इन्होंने हराया था। तुर्कों से काशी रक्षा के कारण रानी कुमार देवी ने, जो इनकी पत्नी थी, उन्होंने कुमार देवी ने अपने सारनाथ अभिलेख में इसे हरि का अवतार कहा है। ठीक है, क्या कहा है? हरि का अवतार। गहड़वाल शासकों को ही क्या कहते थे हम? काशी नरेश कहा जाता था। और गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन है? जयचंद। ठीक है, जयचंद समका, जो कि किसके? पृथ्वीराज चौहान के काल का था। जयचंद की पुत्री थी जिससे विवाह कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, जिससे कौन नाराज हो गया था? जयचंद नाराज हो गया था। ठीक, दरबार में कौन थे? इसके कवि थे श्रीहर्ष, जिनकी रचना है न्यायस्थान चरित्र, जिन्होंने नल व दमयंती की प्रणय कथा के बारे में बताया है। 1193 में इसका चंदावर इटावा में युद्ध हुआ, जिसमें गौरी जीत गया और जयचंद की उसने हत्या कर दी। ठीक है, बुंदेलखंड में उस समय चंदेल वंश थे। इसके बाद चंदेल वंश की बात करें तो ये बुंदेलखंड वाले एरिया में था और खजुराहो की राजधानी बनाया। धंगदेव, यशोवर्मन और विद्याधर क्या थे? इसके प्रमुख राजा थे। धंगदेव ने खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज हमने अपना उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये सब पसंद आया होगा। अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। धन्यवाद।